हेलो एवरीवन, चाय और चैप्टर्स आपके लिए लेकर आ रहा है 2000 एसएसटी क्वेश्चन सीरीज़ जो आपके ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स लाइक एसटेट डीएसएसबी इन सभी में हेल्प करेगा और साथ ही साथ एसएससी एग्ज़ाम्स में भी ये जीके में हेल्प करने वाला है। तो बने रहिए चाय और चैप्टर्स के साथ। और जो नेक्स्ट जो क्लासेस हैं वो मैं लेके आऊँगी एसटेट स्पेशल, क्योंकि एसटेट का पेपर नेक्स्ट मंथ है जून में, इसलिए मैं उनके लिए कुछ क्लासेस लाने वाली हूँ जिसमें हम पीवाईक्यूज़ करेंगे एसटेट के और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे आज की क्लास में। ये सेकंड क्लास है हमारी 2000 सीरीज़ की। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, जब लोग अपनी क्षमता से कम रोजगार पाते हैं तो उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? जब लोग अपनी क्षमता से कम रोजगार पाते हैं, मतलब कि किसी के पास कोई डिग्री है, कोई एबिलिटी है, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं पा पाता, तो उस बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आंशिक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर 2 मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर 3 अल्प रोजगार, नंबर 4 संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्प बेरोजगार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मौसमी बेरोजगारी से किस श्रेणी के श्रमिकों के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? जो मौसमी बेरोजगारी होती है उसमें सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र होता है? कौन से श्रमिक होते हैं? कौन से होते हैं? खेतिहर मजदूर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चरमपंथी समूह का एक प्रमुख नेता था? लाला लाजपत राय, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि चरमपंथी नेताओं में कौन कौन थे? लाल बाल पाल। जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे ये कौन थे? फर्स्ट अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सेबी का आधिकारिक रूप से गठन किस वर्ष किया गया था? 1947, 1951, 1950, 1992। तो इसका राइट आंसर होगा 1992। सेबी, इसका काम क्या होता है सेबी का? पहले इसकी फुल फॉर्म बताओ सेबी की। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसका गठन हुआ था 1988 में, लेकिन इसको आधिकारिक रूप से इसका गठन माना जाता है 1992 में। इसका काम होता है जो भी स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक से रिलेटेड जो भी फ्रॉड, स्कैम्स, जो भी रूल रेगुलेशन बनते हैं उन सभी को लागू या उन सभी को कौन बनाता है? सेबी। मतलब ये एक तरह की गवर्नमेंट है स्टॉक मार्केट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार अधिनियम 1958 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1858 के संबंध में बताना है। ऑप्शन नंबर 1, इसके द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के अधीन एकीकृत की गई थी। नंबर 2, इसमें भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर 3, यह भारत में कंपनी के शासन का प्रारंभ था। नंबर 4, इससे भारतीय शासकों को और अधिक अधिकार मिले। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 में बोल रखे ना कंपनी के शासन का प्रारंभ था, नहीं, ये प्रारंभ नहीं था, इसका अंत हुआ था। इसका अंत हुआ था। ऑप्शन नंबर 2, इससे भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया था, नहीं, ब्रिटिश शासन को इसने समाप्त नहीं किया था। इससे भारतीय शासकों को और अधिक अधिकार मिल गए थे, नहीं, ये भी हमारा गलत होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आय की प्रति इकाई बचत को एपीएस के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। एपीएस का पूर्ण रूप क्या है? एपीएस की फुल फॉर्म बतानी है। अकाउंट प्रोपेंसिटी टू सेव, अकाउंट प्रॉपर्टी टू सेव, अकाउंटेड प्रॉपर्टी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन नंबर 4, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मतलब है कि जो भी हाउस होल्डर्स होते हैं वो जो भी सेविंग्स करते हैं वो इसके अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा तरीका अपनाया था? 1885 से लेकर 1905 के बीच में जो भी तरीके अपनाए गए थे उनके बारे में बताना है। तो वो लोग क्या करते थे? याचिकाएं देते थे, प्रार्थनाएं करते थे और भाषण देते थे, लेकिन इसका ब्रिटिशर्स पर कोई असर ज़्यादा खास हो नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, केवल आय विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, केवल उत्पाद विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, तीनों विधियों के संयोग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, केवल व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, तीनों विधियाँ। अब ये 3 विधि कौन कौन सी है? 3 विधियों की बात करें ना, तो 3 विधि कौन कौन सी हमारी? प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट में क्या होता है? कितना प्रोडक्शन हुआ है हमारे देश में। इनकम में क्या होता है? मार्केट में कितनी इनकम जनरेट हुई है। एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? फाइनल गुड्स, और जो एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा किया हमने फाइनल गुड्स पर, वो सभी आएंगे। तो 3 विधियाँ कौन कौन सी थी? प्रोडक्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निष्पादन में सलाह दे सकता है? तो राष्ट्रपति को कार्यों में कौन सलाह दे सकता है? ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर 2, कैबिनेट सचिवालय और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस स्थल पर शैलकृत चैत्य हॉल का सबसे प्रारंभिक उदाहरण स्थित है? जो चैत्य हॉल है वो सबसे जो प्रारंभिक है वो कहाँ पर मिले हैं? अजंता से। ये है अजंता की गुफा, आप देख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में विनिर्माण उद्योग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? विनिर्माण उद्योग के बारे में बताना है। कौन से सेक्टर से आता है ये? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टेरिटरी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, सेकेंडरी सेक्टर से आता है ये, माध्यमिक क्षेत्र से। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश की कुल आबादी में से मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में मुसलमानों की आबादी सबसे अधिक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव, एंड लास्ट ऑप्शन लक्षद्वीप। तो इसका आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप। सबसे अधिक जनसंख्या है परसेंटेज में लक्षद्वीप में, अगर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पूर्वव्यापित दांडिक दायित्व को रोकने के लिए किसी ऐसे कृत्य के लिए सीधे दोष या दंड को प्रतिबंधित करने
का संवैधानिक प्रावधान निहित है जो कार्य करने के समय अपराध के रूप में आरोपित नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्मारक को अफगान स्थापत्य की सुदृढ़ता का उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 होशांग शाह का मकबरा, नंबर 2 नजफ खान का मकबरा, नंबर 3 कबीला लीवान, नंबर 4 ताजमहल। तो इसका आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर 1 होशांग शाह का मकबरा। जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो भी अफगान स्थापत्य का एक एग्जाम्पल है, जो कि कहाँ पर स्थित है? बिहार के सासाराम में। और ये जो होशांग शाह का मकबरा है ये कहाँ पर है? एमपी मांडू में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जो गलत है वो बताना है। धमेक स्तूप यूपी में है, केसरिया स्तूप महाराष्ट्र में, सांची स्तूप एमपी में, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में। कौन सा गलत है ये बताना है हमें। कौन सा गलत है इसमें? केसरिया स्तूप, ये होगा हमारा राइट आंसर। क्या होगा? केसरिया स्तूप। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में नहीं है तो बिहार में। ये बिहार में है। धमेक स्तूप यूपी में है, सांची स्तूप एमपी में है और अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 21 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 वाक की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन दो प्रमुख पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? यहाँ पे पता है ना कि पश्चिमी घाट आता है और इस साइड से पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पर जब ये दोनों मिलते हैं तमिलनाडु में, तो यहाँ पर कौन सी आती है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 पूर्वी और पश्चिमी घाट के संगम पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, दक्कन का पठार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बना है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, जलोढ़ और बलुआ। जलोढ़ तो सॉइल हो गई। अब इसमें से बताइए, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बलुआ। तो ये बेसाल्ट से बनी है। बेसाल्ट कौन सी रॉक है? इग्नीशियस। क्वेश्चन नंबर 18, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये क्वेश्चन तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू धार्मिक सुधार आंदोलनों के इतिहास में आर्य समाज को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? आर्य समाज के बारे में बताना है। इसने वैदिक सत्ता को अस्वीकार कर पश्चिमी दर्शन का अनुसरण किया। नहीं। उसने वेदों के अधिकार के आधार पर सुधारों का पक्ष समर्थन किया। ठीक है। इसने मूर्ति पूजा और अनुष्ठानों को बढ़ावा दिया। बिल्कुल भी नहीं। इसने जाति आधारित भेदभाव का समर्थन किया। नहीं, भेदभाव को ये ख़त्म करना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय मुद्रा प्रणाली किस प्रणाली पर आधारित है? दशमलव प्रणाली। इसमें क्या होता है? 1 रुपये इजिकल टू 100 पैसे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 100 कर दिया तो काउंटिंग में इजी रहता है हमारे लिए।
इसलिए इसको बोलते हैं कि दशमलव प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 22, इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस ने 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा कि ऑप्शन नंबर 1, यह अधिनियम भारतीय जनता को उनकी योग्यता के अनुसार अपना कैरियर चुनने का अधिकार नहीं देता है। यह अधिनियम भारतीय जनता को सिविल सेवाओं में शामिल होने का अधिकार नहीं देता है। यह अधिनियम भारतीय जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार नहीं देता है। और लास्ट ऑप्शन है, यह अधिनियम भारतीय जनता को संपत्ति का अधिकार नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से किस वर्ष में कोमागाटा मारू घटना घटी थी जिसमें जापानी वाष्प चालित पोत कोमागाटू मारू शामिल था? तो अगर आपको ध्यान हो तो इससे रिलेटेड वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चंस भी आती है, DSSB वालों, एस्टेट में भी देखा होगा, है ना। तो कब हुई थी ये? 1914 में। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने शासक सरदारों को क्या आश्वासन दिया था? भविष्य में उनके क्षेत्रों पर कभी कब्जा नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, उन्हें ब्रिटिश सैन्य सहायता मिलेगी। ऑप्शन नंबर 3, वे यूरोपीय कानूनों को अपना सकते हैं। वे स्वतंत्र रूप से शासन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भविष्य में उनके क्षेत्रों पर कभी कब्जा नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, तंजावुर में स्थित प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के शासनकाल में हुआ? राजराजा चोल प्रथम के। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है? अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो यह हमें एक फंडामेंटल ड्यूटी लग रही है, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, है ना। तो किस में आएगी ये? 51A में। अगर आपको ये क्लासेस सही लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर की वास्तुकला शैली किस राजवंश से संबंधित है? विजयनगर, चंदेल, चोल और पल्लव। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी किससे रिलेटेड है? विजयनगर से। क्लास 12 में भी तो हमने पढ़ा था ना हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 28, किस समिति की सिफारिशों के बाद 1964 में सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किया गया था? संयुक्त संसदीय समिति, नियम समिति, मैथाई समिति, कृष्णा मेनन समिति। तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्णा मेनन समिति। क्वेश्चन नंबर 29, जूट उद्योग भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रित है? जूट कहाँ पर? बंगाल की साइड मिलता है, तो बंगाल इसमें, और कहाँ पर है? और तो कहीं पर भी नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल, असम और बिहार में। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश राजस्थान प्रायद्वीपीय पठार की आकृति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? रैखिक, वृत्ताकार, आयताकार या त्रिकोणीय? त्रिकोणीय। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर 2, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 4, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। सॉरी गाइस, इसमें कुछ मिस्टेक्स है स्पेलिंग की, लेकिन मैं बोली तो आप लोग शायद समझ रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, खजुराहो स्थित लक्ष्मण मंदिर किस वास्तुकला शैली का अनुसरण करता है? खजुराहो मंदिर, लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में स्थित है, ये देखो, ये नागर शैली के कुछ मंदिर हैं और ये द्रविड़।
तो नागरवाली में कौन कौन से आएगा? चंदेल, सोलंकी, राष्ट्रकूट, पांड्य, पल्लव, कलिंग, विजयनगर और होयसाल। द्रविड़ में कौन कौन सा आएगा? चोल, चेर, वेसर। इसमें कौन कौन से हैं? होयसाल, काकतीय, वेशर, टेरिकोटा स्टाइल, ये सभी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कितने कार्यात्मक विषय शामिल हैं? 29, 18, 21, 33। 29। 18 किस में है? नगरीय में, ठीक है। और 74th अमेंडमेंट था इसका, और ये 73rd 1992 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के छपरा के पास गंगा में बहती है और नेपाल में इसकी करनाली के नाम से भी जाना जाता है? नेपाल में इसे करनाली के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी है? सरयू, गंडक, केन और घाघरा। घग्गर नदी के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लक्ष्य के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? अगर डीएसएसबी के अभी आपने 2025 वाले क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं थी जिसमें किसी भी योजना के बारे में ना पूछ रखा हो। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए आपके बार, तो पढ़ लेना भाई, और मैं प्रैक्टिस करवाई दूंगी PYQs में। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये सारी MTS के हैं जो अभी 2026 में रिसेंटली हुए हैं डीएसएसबी के। तो इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, संचार मित्र योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? युवाओं को डिजिटल राजदूत के रूप में सशक्त बनाना, मोबाइल टैरिफ को विनियमित करना, ग्रामीण दूरसंचार अवसंरचना का निर्माण करना, दूरसंचार इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, युवाओं को डिजिटल राजदूत के रूप में सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत के रोजगार के लिए कौशल विकास पर केंद्रित है? निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में रोजगार के लिए कौशल विकास पर केंद्रित है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, नई मंजिल कौशल योजना, यंग स्टार्टअप इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यहाँ पर कौशल विकास देख के इसको लगाने का मन कर रहा होगा ना, लेकिन ये यहाँ पे गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यंग स्टार्टअप इंडिया मिशन। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औपचारिक रोजगार की एक मुख्य विशेषता है? औपचारिक रोजगार की सामाजिक सुरक्षा लाभ, बिना रिकॉर्ड के नकद भुगतान, कोई विधिक करार नहीं, अनियमित कार्य अनुसूची। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, सामाजिक सुरक्षा लाभ। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? 1914, 1910, 1916, 1912। लखनऊ समझौता 1916। 1916 में क्या हुआ था? कांग्रेस 1907 में डिवाइड हो गई थी, 1916 में वो फिर से एक हुई थी। ये वाला अधिवेशन कब हुआ था 1907 में? कहाँ पर हुआ था? सूरत में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी। और 1916 में कौन थे अध्यक्ष इनके? लखनऊ में हुआ था, और अंबिका चरण इसके
अध्यक्ष थे। मेरी हैंडराइटिंग पर मत जाना, मेरे को पता है बहुत बेकार है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का प्रमुख योगदान क्या था? ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन नंबर 2, उन्होंने सामाजिक अधिकारों और शिक्षा को बढ़ावा दिया। ऑप्शन नंबर 3, उन्होंने गांधी अरविंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन नंबर 4, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर 1, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC है? एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, LIC हाउसिंग फाइनेंस। ऑप्शन नंबर 4, NBFC, LIC होगी। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रामीण भारत में लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर वित्तीय समावेशन लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? ये तो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 42, अनपरा ताप विद्युत केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अनपरा ताप विद्युत, यूपी, उड़ीसा, उत्तराखंड, बिहार। कहाँ पर है ये? यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 43, नागरिकता अधिनियम संविधान के प्रारंभ के बाद भारतीय नागरिकता के अर्जन, निर्धारण और पर्यवसान से संबंधित मामलों से संबंधित है। तो नागरिकता कौन से अनुच्छेद कौन सी ईयर से जुड़ी हुई है? 1955 नागरिकता अधिनियम आया था ना। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा के सभापति निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य करते हैं? उपराष्ट्रपति तो होते ही हैं और साथ साथ राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में भाषा नीति के संबंध में कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964-66 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया था? त्रिभाषा सूत्र, द्विभाषी सूत्र, अंग्रेजी का उन्मूलन, संस्कृत का राष्ट्रीय भाषा के रूप में संवर्धन। द्विभाषा शिक्षा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके सदस्यों के लिए कभी चुनाव नहीं होते, क्योंकि इसके सदस्य बिना सेवानिवृत्ति के आजीवन बने रहते हैं, क्योंकि इसके पास लोकसभा की तुलना में अधिक विधायी शक्तियाँ हैं, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा वायु की गति पर निर्भर करती है? तो ऑब्वियसली पवन ऊर्जा, वायु की बात की है ना, तो पवन शक्ति, पवन ऊर्जा, ठीक है। ये रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल एनर्जी है। हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन, टाइडल, वेव एंड जियोथर्मल, ये सभी कौन सी है? रेन्यूएबल है। रेन्यूएबल कौन सी होती है? जो फिर से बन सकती है। और नॉन रेन्यूएबल लाइक ऑयल एनर्जी, कोयल एनर्जी, न्यूक्लियो गैस, ये सभी किस में आएगी? नॉन रेन्यूएबल में। क्वेश्चन नंबर 47 है, कांगड़ा घाटी को चंबा घाटी से जोड़ने वाला कौन सा पर्वतीय दर्रा धौलाधर पर्वत में स्थित है? बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और इंद्रहार दर्रा।
तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ये दर्राज है, कुछ देख लेना आप लोग, जैसे ये नीतीरा, माना पास, लिपुलेख, ठीक है, ये सब आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 48, महाबलीपुरम रथ किस राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे? मौर्य, चोल, गुप्त और पल्लव। महाबलीपुरम रथ पल्लवों के समय पे, ठीक है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? कहाँ पर है ये? दिल्ली में, ठीक है। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी, हाजी बेगम, बादशाह अकबर, शाहजहां। हाजी बेगम ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा। महानदी, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों से निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला विक्षेपित होती है? विंध्य, अरावली, शिवालिक और पूर्वी घाट। एक बार थोड़ा सा सोच के देखो, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, ये नदियाँ साउथ में पड़ती हैं, तो साउथ में कौन सी होगी? विंध्य तो हो नहीं सकती, अरावली भी नहीं होगी, शिवालिक भी नहीं होगी और पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं या फिर कुछ डिमांड हो आपकी तो कमेंट करके बताइए मुझे, मैं आप सभी की कमेंट देखूँगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कल से मैं एस्टेट के लिए लेके आऊँगी PYQs। ओके, थैंक यू।